सबसे पहले बात, कुछ मैं ना कंपलसरी टॉपिक आपके लिए बता दे रही हूँ। आगरा यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर असेसमेंट का कंपलसरी है। आप बोलोगे कि मैम 100% रहेगा, मैं बोलूंगी 1000% इससे क्वेश्चन रहेगा, 1000% क्वेश्चन रहेगा, अगर उसको आप लोग ढंग से अगर देख लोगे तो। ठीक है, सबसे पहला जो है आप लोगों को ब्लूम टेक्सोनॉमी देख लेना है। ब्लूम टेक्सोनॉमी से 1 से 2 3 क्वेश्चन आ सकता है, और ये तो ऐसे सभी पेपर में रहेगा, लेकिन ब्लूम टेक्सोनॉमी आपको असेसमेंट में स्पेशली पूछा जाता है। ठीक है, दूसरा आप लोग एनसीएफ 2005 भी थोड़ा सा देख लेना, थोड़ा सा मतलब ये आ सकता है, ऐसा टाइप का है। अब इसके बाद जो अभी हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आप लोगों के असेसमेंट से है, स्केल ऑफ मेजरमेंट पढ़ा होगा आप लोगों ने। स्केल ऑफ मेजरमेंट 4 तरह के होते हैं, है ना, इससे क्वेश्चन रहेगा, इससे क्वेश्चन रहेगा। 4 नंबर का जो टेस्ट है, जो आप लोगों का परीक्षण है, इसकी जो क्वालिटी होती है, जो इसकी विशेषता होती है, उससे क्वेश्चन कर लेना। जो कौन कौन सी विशेषता है भाई, मैं नाम लिख देती हूं। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सबसे क्वेश्चन रहेगा। तो ये आप लोग को थोड़ा सा देख लेना है। ठीक है, ये सारा टॉपिक मतलब ऐसा है कि आपको देख कर ही जाना है। अभी फैजाबाद में टाइम है, हाँ वो 5 बजे वीडियो दे दिया जाएगा। मैंने अभी आपका जो है वो 5 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। क्लास लाइक कर देना, सभी के सभी जितने बच्चे हैं क्लास लाइक कर देना। अब जैसे जैसे अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे आगरा यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर का, वो आप लोग देखते चलो और प्रिपरेशन करते चलो। थोड़ा सा आप लोगों का एक तरह से रिवीजन वर्क होगा कि किस तरह से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, और क्वेश्चन आने के चांसेस तो पूरा है। असेसमेंट, आप लोग का आकलन, मूल्यांकन और मेजरमेंट, जो मापन होता है, ये भी फिक्स टॉपिक है। इनसे भी क्वेश्चन आप लोगों को रहेगा, और वही क्वेश्चन अभी हम लोग करने वाले हैं, इसलिए मैंने उसको वहां लिखा नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन आपको रहेगा। 5 बजे मैम सीआरएसयू का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नॉलेज एंड करिकुलम। नॉलेज एंड करिकुलम का आज मैं बनाऊंगी साक्षी, थोड़ा सा रिसर्च करके हम बनाते हैं ना। तो नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट और क्रिएटिंग, इन तीनों पेपर का जो है आज मैं आप लोग का रिकॉर्ड करूंगी। बन चुका है रिकॉर्डिंग, आज होगा, कल आपको जो है मिल जाएगा चैनल पर। ठीक है, तो सेकेंड ईयर का कल मिलेगा, फर्स्ट ईयर का जो है आज आपको कंटेम्प्रेरी, चाइल्डहुड और लर्निंग एंड टीचिंग का गेस्ट क्वेश्चन 5 बजे मिल जाएगा, इसी चैनल पर मिलेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप देखो, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए। आकलन से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा कि आकलन का उद्देश्य क्या है। ऑप्शंस आपके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन रहेगा। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट शुड बी, क्या होना चाहिए भाई, आंसर दे रहे हो आप लोग? ओके, 4 नंबर दे दिया गया है, सुदेश ने दिया है। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही है। संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता और भ्रांतियों को समझना, यानी कि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्या है, बच्चे ने कितना अचीव किया है, कितना उसने लर्न किया है, इसके बारे में जानने का काम हम आकलन के थ्रू करते हैं। आकलन यानी असेसमेंट, असेसमेंट जो है क्वालिटेटिव होता है। मैं थोड़ा थोड़ा आपको इस जो भी टॉपिक आएगा उसके बारे में बताते चलूंगी, क्योंकि क्वेश्चन आता है इसे। असेसमेंट को हम गुणात्मक मानते हैं, क्योंकि ये क्वालिटी पे काम करता है। ठीक है, क्वालिटेटिव होता है। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है, आकलन क्या है, क्वालिटेटिव है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्वेश्चन पिछली बार भी आया था और ये इस बार भी आएगा। ऐसा क्वेश्चन आपको एक बार देखने को मिलेगा ही कि भाई मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है, बताओ। द मेन पर्पस ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट ने इवैल्यूएशन जो भी यहाँ पे रहेगा क्या होता है, बताओ। 2 का आंसर आ रहा है, डी नंबर, 2 का भी डी दे रहे हैं ये लोग। चलिए थोड़ा सोच के आंसर दो बाबू, 2 का भी डी दे रहे हो। 2 में क्या है, यह निर्णय लेना कि क्या विद्यार्थियों के अगले कक्षा में प्रोन्नत किया जाना चाहिए, सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, शिक्षार्थियों की त्रुटियां निकालना, शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना। हाँ
यस, जो आप लोग बोल रहे हैं ना बी नंबर, यस बिल्कुल 2 का 2 होगा, यानी कि बी होगा, बिल्कुल सही। सीखने में होने वाली कमियों का निदान और उपचार करना, टू डायग्नोस एंड रेमेडी गैप्स इन लर्निंग, बिल्कुल ये भी है, शिक्षार्थियों की उपलब्धियों को मापना भी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे ने कितना सीखा है कितना नहीं, ये हम जरूर करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर मेन बात कर रहे हैं असेसमेंट की, और असेसमेंट करता है कि भाई बच्चे ने इतना अचीव किया है, लेकिन इसको इतना अचीव करना चाहिए था, क्योंकि वो कंपेयर करता है, तो इसमें आखिर में कमी क्या रह गई और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर आप लोगों को 2 नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3, नंबर क्वेश्चन बोलता है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। आकलन यानी टीचर्स के थ्रू किस तरह से हो सकता है। द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी यूज्ड बाय टीचर्स इन टीचिंग टू डेवलप इनसाइट इनटू, किस तरह का हो सकता है। नोट्स, नोट्स तो आपको बाबू चैनल इस पे ही मिलेगा, ऐप पर ही मिलेगा। देखो एक दिन में कोई एक ही क्लास हो सकता है ना, ऑफ कोर्स आज हम लोग सेकेंड ईयर के क्लास करेंगे, कल इनका एग्जाम है, कल आप लोगों का क्लास हो जाएगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एजुकेशन का फाइनल क्वेश्चन का आप लोगों को ला दिया जाएगा, ठीक है। सी नंबर, शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, बिल्कुल करेक्ट। 4 क्यों दे रही हो साक्षी, सी नंबर होगा ना। चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर्स नीड, अब मुझे अपने आप में चेंज करना है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको जिस तरह से सीखना है उस तरह से मुझे सिखाना होगा ना, पहले वाला टाइम नहीं है ना। कक्षा परीक्षणों में अच्छा प्रदर्शन करने में एक बच्चे की असफलता हमें यह विश्वास की तरफ ले जाती है कि फेलियर ऑफ चाइल्ड टू परफॉर्म वेल इन टेस्ट लीड अस टू बिलीव दैट, किस चीज में बिलीव करने के लिए करती है। नहीं, सीआरएसयू में एमसीक्यू नहीं आते हैं, सीआरएसयू में 4 नंबर वाला क्वेश्चन रहेगा और 16 मार्क्स का रहेगा। देखो ये सब मैं आंसर ना थोड़ा जल्दी जल्दी दे रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन है अभी। पाठ्यक्रम शिक्षण पद्धति तथा आकलन प्रक्रियाओं पर विचार करने की आवश्यकता है। अगर बच्चे नहीं सही से कर पा रहे हैं या फेल हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है या तो स्कूल में कमी है या टीचर में कमी है या फिर करिकुलम में कमी है, तो हम उसी के बारे में सोचेंगे और उसको हम अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच आराध्या। नाउ 5 नंबर, विद्यार्थियों के आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। इनकरेक्ट है, समझना, क्वेश्चन घुमा दिया है, बोल रहा है कि गलत इसमें से कौन सा है। सब इसमें बता रहा है कि गलत कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 4 नंबर। क्यों 4 नंबर है उसको अभी हम लोग देखेंगे। सी एंड डी जो है गलत है। क्यों है? सम चिल्ड्रन आर डीम टू फेल, मतलब बोल रहा है कि कुछ बच्चों को अनुत्तीर्ण होना ही है, मतलब ये तो हम बोल रहे हैं हाँ भाई कुछ बच्चे फेल होने के लिए बने ही हैं, ये तो गलत है ना, तो सी गलत है। डी में बोल रहा है चिल्ड्रन आर बॉर्न विद सर्टेन कैपेबिलिटीज एंड डेफिशिएंट, बच्चे कुछ निश्चित सक्षमता और कमियों के साथ पैदा होते हैं, ये भी गलत है। बिल्कुल हर बच्चे में क्वालिटी है, बस आप उसको सही तरीके से पॉलिश नहीं कर पा रहे हो, तो आंसर आपका हो जाएगा गलत। कौन सा स्टेटमेंट है भाई? तो सी और डी दोनों का दोनों गलत है। यस, वेरी गुड। चलिए 6 नंबर, आकलन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, क्योंकि क्यों है भाई आकलन? असेसमेंट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग प्रोसेस बिकॉज, क्यों इसको बताया जा रहा है? अब आंसर बताओ इसमें से। मैंने आज जो गेस क्वेश्चन दिया है ना तबीर, इतना इंपॉर्टेंट है ना, इतना इंपॉर्टेंट है ना, मैं क्या ही बताऊं, उसको अच्छे से कर लेना।
चलिए 6 का आप लोग क्या दे रहे हो? डी दे रहे हो? नहीं, डी तो नहीं होना है। ही एकमात्र वर्ड अगर लग गया है तो ऐसा नहीं है। असेसमेंट इज नॉट ओनली द, तो ये तो 4 नहीं है, 3 होगा इसका। असेसमेंट helps the teacher to understand children's learning and serves as a feedback for her own teaching. आकलन से अध्यापक बच्चों के अधिगम को समझता है और उसके अपने शिक्षण की परिपुष्टि भी होती है। मतलब वो अपने पढ़ाने के तरीके को भी थोड़ा सा समझता है। तो आंसर इसका 3 नंबर है। चलिए 7 नंबर इसी तरह से आपका रहेगा। आकलन डैश, असेसमेंट डैश। क्या है भाई असेसमेंट? ये वाला क्वेश्चन ना ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो इसमें बता दो आकलन डैश में क्या हो जाएगा? डी नंबर, यस। सीखने में सुधार का एक तरीका, इज अ वे टू इम्प्रूव, शुड जनरेट टेंशन नहीं भाई, एक्टिवली कॉम्पिटिटिव स्पिरिट इज अ गुड टू लेवल। आंसर क्या हो जाएगा? सीखने में सुधार का एक तरीका है। ये वाला ऐसा क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जो है आप लोगों को डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। मैम कहाँ दिए हैं? पेड क्लास में जो आया है मैम पे। अच्छा, पेड वाली स्टूडेंट हो तो आप लोगों को बहुत पहले मिल गया वही क्वेश्चन को, जो है जो हमने इस बार 2025 में जो क्वेश्चन गेस्ट क्वेश्चन बनाया हुआ है उसी पर वीडियो अभी 5 बजे मिलेगा, लेकिन आपको तो बहुत पहले मिल गया है। पेड बैच वाले में बहुत पहले दे दिया गया है। आप लोगों को तो जितना दिया है एकदम सफिशियंट है, पूरा कंप्लीट कर लो भाई। 80-90% से कम नहीं आएगा, वो इतना है उसमें। मूल्यांकन का केंद्र बिंदु यानी फोकस होना चाहिए। असेसमेंट शुड फोकस ऑन, असेसमेंट किस चीज पे फोकस करना चाहिए? 3 नंबर है, सपना बता रही है 8 का 3 होगा मैम। बिल्कुल सही है, 3 होगा। फर्दरिंग लर्निंग, बिल्कुल लर्निंग को आगे बढ़ाने में, बिल्कुल सही। चलिए 9, असेसमेंट इज पर्पसफुल इफ, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। इन चारों ऑप्शंस में से समझो कब ये आकलन उद्देश्यपूर्ण होगा। 9 का, 8 का बिल्कुल सही दिया है आप लोगों ने, वेरी गुड। 9 में 9 का 4 हो जाएगा, यस। इट सर्व्स एज अ फीडबैक फॉर द स्टूडेंट एज वेल एज टीचर्स, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक प्राप्त होता है। स्टूडेंट को भी पता चलता है कि वो क्या कर रहा है, कितने पानी में है, एंड टीचर को भी पता चलता है कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसा है, सही है या नहीं है, ये उनको भी पता चल जाता है। करेक्ट, ठीक है। 9 नंबर में कोई दिक्कत नहीं है, यस यस। 4 नंबर, गुड। चलो 10, आकलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स असेसमेंट आर करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। चलिए यहां पर आपको ABCD में से चुनना है कौन सा सही होगा। इसमें देखो ए नंबर बोल रहा है कि आकलन से विद्यार्थियों की सहायता मिलनी चाहिए कि वे अपनी शक्तियों को देख सके और शिक्षक तदनुसार उन्हें ठीक कर सकें। असेसमेंट शुड हेल्प स्टूडेंट सी देयर स्ट्रेंथ एंड गैप्स एंड हेल्प द टीचर फाइन ट्यून हर टीचिंग अकॉर्डिंगली, बिल्कुल सही है। ए नंबर तो स्टेटमेंट सही लग रहा है, राइट। असेसमेंट इज मीनिंगफुल ओनली इफ कंपेरेटिव, नो कंपेरेटिव नहीं। जब बच्चे एक दूसरे से तुलना करेंगे तभी असेसमेंट मीनिंगफुल होगा, नो इट्स नॉट राइट। तो ये तो गलत है, बी नंबर से गलत है। सी बोल रहा है असेसमेंट शुड असेस ऑन नॉट ओनली मेमोरी बट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। सी नंबर कुछ हद तक मान सकते हैं कि हाँ ठीक है, सभी चीजों को करना चाहिए। डी क्या बोल रहा है? आकलन तब तक उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता जब तक उसे भय और चिंता का संचार न हो, तो डी भी नहीं है। तो हमारा सही कौन सा हो रहा है? ए और सी। तो बस ए और सी कहां दिया हुआ है देख लेते हैं, इसमें दिया हुआ 4 नंबर में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। 4 नंबर वाला सही है। 10 का डी जिन जो लोग दे रहे हैं, बी और जो दे रहे हैं उनका बिल्कुल नहीं होगा। सोच के आंसर दो ना भाई। मूल्यांकन को डैश, असेसमेंट डैश,
क्या होगा भाई असेसमेंट? पहला नंबर ही सही लग रहा है। शुड बी अ पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। चलिए 12 नंबर का आंसर दीजिए। थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी इसलिए निकाल रही हूं ना क्योंकि क्वेश्चंस हैं और आगे वाला जो है क्वेश्चंस और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि टाइम हो जाएगा, मैं आगे वाला क्वेश्चंस करवा नहीं पाऊंगी, तो इसलिए मैं आप लोगों को वो समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इसमें बहुत क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो आपको देखना होगा। ठीक है, बिल्कुल 1 नंबर आप लोग सही दे रहे हो। चलिए नाउ 12 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग द रीजंस फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बिल्कुल सही। बच्चों के मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण होने चाहिए? इनमें से कौन कौन सा कारण होना चाहिए? आंसर आपको देना वैसे इसी में से है, तो बता दो 12 का। पीरियड सेकेंड, ये वाला पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भी, ये वाला तो आप लोग को मिल ही जाएगा। यस, इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4। 2 में क्या बोला? टू इंप्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम, बिल्कुल सही, असेसमेंट का ये काम होता है। टू फाइंड आउट व्हाट चेंजेस एंड प्रोग्रेस इन लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन द चाइल्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, समय बच्चों में होने वाले अधिगम परिवर्तनों एवं प्रगति में के बारे में पता लगाना, ये भी सही है। टू discuss the capabilities, potential, strengths and challenging areas of the child with parents, बच्चे की क्षमताओं, संभावनाओं, सशक्त पक्षों एवं चुनौतीपूर्ण पक्षों के बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना, तो आंसर आपका 1 नंबर है। 13, स्कूल बेस्ड असेसमेंट इज प्राइमरी बेस्ड, ये वाला जो एसबीए जिसको हम जानते हैं ना, इससे क्वेश्चन थोड़ा सा आता है, ठीक है, एसबीए को समझ लेना। विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? जो स्कूल में ही असेसमेंट किया जाता है, स्कूल बेस्ड असेसमेंट जो होता है वो किस प्रिंसिपल पर आधारित होता है? आगे इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा। आवाज नहीं आ रही है? बीच बीच में आवाज कट रहा है ना? अभी देखो, अभी बताओ। ए नंबर दे रहे हो आप लोग। 13 का 1, यस सही है, बिल्कुल सही दे रहे हो, करेक्ट है। यस 14, ये भी एसबीए ही है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट ये किस पर? इस चारों ऑप्शंस को देखो और बता दो। 14 का 2, हेल्प्स ऑल स्टूडेंट्स लर्न मोर डायग्नोसिस, ठीक है, चलो सही है। 15, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि, ये स्कूल बेस्ड असेसमेंट स्टार्ट किया गया था क्यों? क्योंकि मैंने बताया ना एसबीए से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको आपको देखना है। बिल्कुल 14 सही है, 3 नंबर। 15 का देखो, 15 का हो जाएगा 3, एंश्योर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके, इसलिए 3 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। 16, वो शिक्षक जो विद्यालय आधारित आकलन के अंतर्गत कार्य करते हैं, who work स्कूल बेस्ड असेसमेंट, उनके साथ क्या होता है? सिक्सटीन का भी 3 है, बिल्कुल सही।
ऑब्जर्व स्टूडेंट्स माइन्यूटली ऑन अ डेली बेसिस टू असेस देयर वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। शिक्षार्थियों के मूल्य और अभिवृत्तियों का आकलन करने के लिए रोजाना उनका सूक्ष्म, बहुत माइन्यूटी, बहुत छोटी छोटी चीजों के साथ उनका ऑब्जर्वेशन किया जाए। अगर आगरा यूनिवर्सिटी के हो तो भाई कॉलेज में मिल रहा है, या फिर आप सीआरएसयू के बारे में बात कर रहे हो तो भी आपको कॉलेज में मिलेगा, वो तो ऑनलाइन भी देता है वैसे। स्कूल बेस्ड असेसमेंट अगेन 17। फरीन, मैंने आपको बाबू बताया ना कि कल आप लोगों को नॉलेज एंड करिकुलम, असेसमेंट, क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव, इन सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया जाएगा। बिल्कुल गेस क्वेश्चन, नॉट इंपॉर्टेंट, गेस क्वेश्चन रहेगा, उसी में से क्वेश्चन आएगा भी, ये मैं आपको इतना एश्योरिटी दे रही हूँ। तो डोंट वरी, कल आपको मिलेगा। आज फर्स्ट ईयर का दिया जा रहा है, कल आप लोगों को दिया जाएगा। एक्चुअली में ये प्रॉब्लम किया ना कि सारी यूनिवर्सिटीज का एक ही बार में एग्जाम ले रहा है ना, तो हमारे ऊपर बर्डन आ गया। अदरवाइज आगरा यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन जुलाई में होता है तो कोई टेंशन ही नहीं होता, या जून में भी लेता तो टेंशन नहीं होता। ठीक है, टेंशन मत लो, मैं हम लोग सभी को देख रहे हैं, जितने यूनिवर्सिटीज के हम क्लासेस चलाते हैं उन सभी बच्चों को हम छोड़ेंगे नहीं। 3 हो जाएगा, इंप्रूव लर्निंग बाय प्रोवाइडिंग अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। ठीक है, 18, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए डैश के प्रति सचेत होना चाहिए। हाँ, इसका पीडीएफ एकदम मिल जाएगा पूजा, बिल्कुल मिलेगा, डोंट वरी, टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, ज्वाइन कर लेना। अब बाबू अभी अवध यूनिवर्सिटी का एग्जामिनेशन नहीं हो रहा, अवध यूनिवर्सिटी का होगा तो उसका भी हम क्लास लेंगे, उसको लाइव क्लासेस जो हमारा बैच में चल रहा है वो सब स्टार्ट करेंगे फिर से, और उसमें भी गेस क्वेश्चन दिया जाएगा। जुलाई में होगा अवध का, जुलाई अगस्त तक जा सकता है इस बार। थ्री नंबर बिल्कुल सही है। यूजिंग अ वेराइटी ऑफ वेज टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग अक्रॉस द स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक बाउंड्रीज। ठीक है, देखो यहाँ पर सब आकलन का है, मुझे मेन आप लोग को जो क्वेश्चन दिखाना है यहाँ से देखो, 20 नंबर क्वेश्चन सीसीई से है, मतलब इसमें ना मैं आपको बताती हूँ कितना क्वेश्चंस का सेट है ये, रुको दिखा देते हैं हम लोग। इसमें बहुत क्वेश्चन मैच करेगा बाबू, इसलिए इसको ना आपको अच्छे से कर लेना है। इसको मैं आपको दिखा रही हूँ, टोटल 59 क्वेश्चंस है। ठीक है, टोटल 59 क्वेश्चंस है, और मोस्ट ऑफ जो टॉपिक्स है आप लोग के एग्जामिनेशन में आने वाला है वो इसमें कवर किया गया है। तो कृपया करके इस पीडीएफ को कंप्लीट कर लोगे, चाहे आप हमारे बैच के बच्चे हो या हमारे 4 बजे के क्लास के बच्चे हो, सभी के लिए मैं बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो जैसे 59 है, विद्यार्थियों के सीखने में जो रिक्तियां रह जाती है उनके निदान के बाद क्या होना चाहिए। डायग्नोसिस ऑफ द गैप्स इन द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स शुड बी फॉलोड बाय, क्या होना चाहिए। अरे जो नोट्स मैंने दिया है ना वो अगर कर लोगे ना तो 90%, अवध यूनिवर्सिटी के लिए मैं चैलेंज कर सकती हूँ कि 85 to 90% के बीच में आपका परसेंटेज रहेगा, ऐसा नोट्स है वो, उसमें डाउट ही नहीं है, अवध यूनिवर्सिटी में कोई डाउट नहीं है। इसका आपको क्या 3 लग रहा है, डी लग रहा है? नहीं, इसका आंसर 3 होगा, अप्रोप्रिएट रिमेडियल मेजर्स। मैंने आप लोग को पहले भी बताया है, डायग्नोस्टिक जो होता है जिसको हम निदानात्मक कहते हैं, ये फर्स्ट प्रोसेस है, ये पहला प्रोसेस है। और जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारे इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है, ये समस्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ समस्या बताएगा, ये प्रॉब्लम बताने का काम करेगा। लेकिन जब हमें प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद होता है रिमेडियल, यानी कि उपचार, और उपचार के लिए एक दूसरा मेथड है जिसके थ्रू हम करते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाता है सी, एप्रोप्रिएट रिमेडियल मेजर्स, समुचित उपचारात्मक कार्य। ठीक है, अब जो इसको पढ़े थे वो आंसर दे पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन से क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं उससे है।
पूजा वो तो आपको जुलाई अगस्त में जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको देख लो, इसमें मिल जाएगा। 58 का दे दो बाबू। 58 का देखो, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से कौन सा है, तो भाई ट्रू और फॉल्स है ना, ट्रू फॉल्स हो जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स हो जाता है, एमसीक्यू हो जाता है, ये सब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहते हैं, है ना। एमसीक्यू हो गया, ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 नंबर। यस। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत, मतलब मेरे से बोलोगे, मैं बोलूंगी 80 to 85% चांसेस है इस क्वेश्चन को रिपीट कर दे, या इसी तरह के क्वेश्चन को रिपीट कर दे। ऑप्शन जो मैं देख रही हूँ उसके अनुसार मैं बता रही हूँ ये क्वेश्चन आ सकता है। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की जांच कर रहे हो, वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के डैश के बारे में चिंतित है। अ टीचर आफ्टर प्रिपेयरिंग अ क्वेश्चन पेपर question testing objectives is concerned primarily about the questions paper। किस तरह किस चीज के लिए वो चिंतित है। क्वेश्चन पेपर उसने बना लिया, लेकिन फिर भी उसको टेंशन है कि हम जिस चीज को टेस्ट करना चाहते हैं उसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पेपर बना है या नहीं। तो ये क्या आ जाएगा, क्वेश्चन को बहुत घुमाया है। यस, अब इसमें जो आंसर दे दिया उसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं बस यही मानूंगी। यस वर्षा, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, इसका मतलब बैठे। यस, वो इसलिए चिंतित है, वैलिडिटी का मतलब होता है जिस चीज का टेस्ट लिया जा रहा है वही चीज से रिलेटेड क्वेश्चन होना चाहिए, और इसी को लेकर के उस टीचर को टेंशन है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वैलिडिटी। वेरी गुड। सीटेड दिसंबर का बैच हम लोग देखो, चांसेस है कि इस बार अगस्त से स्टार्ट कर देंगे, अगस्त से आप लोगों का सीटेड का बैच स्टार्ट हो जाएगा। देखो ये पोर्टफोलियो से क्वेश्चन है बाबू, आप लोगों को टूल्स ऑफ असेसमेंट मैंने बताया हुआ है, उससे ये क्वेश्चन है, प्लीज इस सबका आंसर अच्छे से करना। While selecting material for the portfolio of students, dash of dash should be there। विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश होना जरूरी है, बताओ। थ्री नंबर थ्री में क्या है, इंक्लूजन एंड स्टूडेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यस, इंक्लूजन एंड स्टूडेंट यहाँ पर जो है आपका होना चाहिए, तो विद्यार्थी और जो है स्टूडेंट होना चाहिए। वाइल सिलेक्टिंग मटेरियल फॉर द पोर्टफोलियो ऑफ स्टूडेंट्स, इंक्लूजन यानी कि समावेशन ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ठीक है, सही है, 3 नंबर हो जाएगा। $53 दो। Learning disabilities in mathematics can be assessed more appropriately by which of the following test? गणित में अधिगम निर्योग्यता का आकलन निम्न में से किस परीक्षण द्वारा सर्वाधिक उचित तरीके से किया जा सकता है। 53 का इसका आंसर हो जाएगा आपका 2 नंबर। डायग्नोस्टिक, हमें पहचान करनी है ना भाई, क्वेश्चन चाहे कितना भी घुमा दो, हमें, आप बोल रहे हो ना कि प्रॉब्लम्स पता करो, प्रॉब्लम्स हमें पता है कि डायग्नोस्टिक से ही होता है, बस सिंपल, चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा दे। ठीक है, क्लास लाइक कर देना सभी के सभी। यस, चलिए यहां पर देखिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस असेस द चाइल्ड्स एबिलिटी टू। बहुविकल्पीय प्रश्न बच्चों की डैश की योग्यता का आकलन करते हैं। बोलो तो भाई, किस चीज का आकलन करते हैं। जल्दी बताओगे मुझे।
यस, वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छे बच्चे हो। रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर। और क्या करेंगे, कभी कभी फुद्दू टाइप का क्वेश्चन आप लोग भी देखते हो कि हाँ देता है भाई, आगरा यूनिवर्सिटी देता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। चलिए नाउ 50 नंबर, मानकीकृत, इससे क्वेश्चन रहेगा, ये वाला टॉपिक भी आप अच्छे से कर लोगे। स्टैंडर्डाइज टेस्ट, इससे क्वेश्चन आगरा यूनिवर्सिटी में बिल्कुल रहेगा। स्टैंडर्डाइज और क्रिटेरियन एक आप लोगों को टॉपिक मिलेगा, ये भी, इन दोनों में डिफरेंसेस कर लेना, करवाया गया है 4 बजे की क्लास में भी करवाया गया है। मानकीकृत परीक्षणों की आलोचना में से ये एक यह है कि वन ऑफ द क्रिटिक ऑफ स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैज बीन दैट, कौन सा होगा? फिफ्टी का कौन सा होगा भाई, जल्दी बता दोगे? इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। आप लोग कैसे दे रहे हो पता नहीं। 4 नंबर होगा, दे रिप्रेजेंट लार्जली द मेन स्ट्रीम कल्चर एंड देयरफॉर बायस्ड। देखो यहां पर बोलता है कि मानकीकृत परीक्षण क्या है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या है, जब लार्ज लेवल पर टेस्ट लिया जाता है, परीक्षण लिया जाता है, तो उसके लिए रूल रेगुलेशन बनाए जाते हैं, कुछ स्ट्रिक्ट रूल होते हैं, तो उसको फॉलो करवाया जाता है। तो ये बोल रहा है कि जब लार्ज लेवल पर इस तरह से बनता है तो थोड़ा सा बायस्ड होने के चांसेस हैं, तो ये क्रिटिसाइज इसको किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 नंबर। 49, grading, coding, marking and credit accumulation systems are some of the examples of, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां किस चीज का एग्जाम्पल है? 49 का। चलो इसमें मैं बता देती हूँ, इसका होगा 3 नंबर, स्कोरिंग प्रोसीड्यूर ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट। देखो ये सभी चीजें हमें यही बताती है कि इस हमारे बच्चे ने कितना सीखा है ना, या कितना सीख रहा है, यही चीजें हमें बताती है। तो इसका आंसर सी नंबर है कंप्लीटली। ये पढ़ना और समझना, ये समझने वाला क्वेश्चन है ये सब। असेसमेंट ऑफ लर्नर्स अचीवमेंट्स हेल्प्स द टीचर टू, एक और टॉपिक मुझे मिल गया है, अचीवमेंट टेस्ट, ये वाला भी थोड़ा सा देख कर जाना। अचीवमेंट टेस्ट ये सब यहीं से आ रहा है। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। स्टूडेंट्स का जो हम अचीवमेंट टेस्ट करते हैं वो टीचर्स के लिए किस तरह से हेल्पफुल रहता है? चलो 49 आप दे रहे हो। 48 का आंसर 1 नंबर होगा, इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस ऑफ पेडागोजी। अगर मैं अपना इवेल्युएशन करना चाह रही हूं तो मैं यही देखूंगी ना कि भाई मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, मेरा पेडागोजिकल स्किल कैसा है। अगर सही है तो बच्चे को समझ में आएगा, और नहीं है तो फिर नहीं आएगा। तो हर पेडागोजिकल स्किल को जो है टीचर को पता चलता है असेसमेंट से। ज्यादा बच्चे को समझ में आ रहा है इट मीन्स की पेडागोजिकल स्किल अच्छा है, नहीं ज्यादा बच्चे को समझ में आ रहा है यानी कि पेडागोजिकल स्किल अच्छा नहीं है। सिंपल तरीका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कंडक्टिंग असेसमेंट, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आकलन करने का सर्वाधिक उपयुक्त तरीका है? 47 का। बता दोगे? 47 देखो आंसर तो आप लोगों का आ रहा है, थोड़ा लेट आ रहा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मुझे आंसर मिल रहा है तो उससे वो समझ में आ रहा है कि आप लोग का कॉन्सेप्ट इस टॉपिक को लेकर के कैसा है, बट फिर भी दे रहे हो। 47 का देखो, 47 का आंसर जो होगा आपका 2 नंबर होगा। असेसमेंट इज एन इनबिल्ट प्रोसेस इन टीचिंग लर्निंग। असेसमेंट यानी आकलन जो है हमारे टीचिंग लर्निंग का एक ऐसा पार्ट है जिसको अलग ही नहीं किया जा सकता। सिंपल, अगर ऐसा ऑप्शन में दिया है तो हम तो उसी को टिक करेंगे, है ना। यस 2 नंबर अभी देखो जैसे दे रहे हो, कुछ लोग दे रहे हैं, ये मैं देख ले रही हूँ, थोड़ा लेट दे रहे हो लेकिन मिल जा रहा है, कुछ लोगों का गलत भी हो रहा है। 46 ये सब आकलन से बहुत क्वेश्चन हो रहा है। अभी मैं थोड़ा, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी देख लो बाबू, बहुत बार मैंने बोला है आप लोगों को, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, बहुत बार मैंने बताया है।
और इसमें गलती करोगे तो फिर आप लोग समझ ही लेना। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये करके जाना। अब आ गया वहां से ये टॉपिक, देखो मैक्सिमम टॉपिक इस 59 क्वेश्चन में कवर किया गया है। चलिए अब इसका आंसर दो। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, सीखने का आकलन क्या होता है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, बता दो। यस यस, इसका आंसर हो जाएगा आपका इज डन फॉर द पर्पस ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग। ऑफ कोर्स असेसमेंट ऑफ लर्निंग कब होता है, जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और उसके बाद जो टेस्ट किया जाता है वो हमारा असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, राइट। तो और इसमें यही होगा ना कि अलग करने और रैंक देना, मतलब पूरा हमारा कंप्लीट हो गया, अब जो एग्जामिनेशन जो भी लिया जाएगा उसमें रैंकिंग दी जाएगी, तो रैंक दिया जाता है बी नंबर, तो मुझे ये सही लग रहा है। और उसके बाद से एम्फेसाइजेस द ओवरऑल इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेड्स, ग्रेड्स को पूरी तरह से महत्व देने पर बल देता है, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, विशिष्ट होता और अपने आप में की गई आकलन गतिविधि है। चलिए अब इसका आप लोग को क्या दे रहे हो, मुझे देख लूं थोड़ा सा मैं आपका। इसका आंसर वैसे होगा 2 नंबर बी और सी। मोटिवेशन देने का काम, बढ़ावा देने का काम जो है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग का है, ठीक है, क्योंकि वो आपको फिर ना इंप्रूवमेंट करने का चांस देता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में कोई इंप्रूवमेंट का चांस नहीं, आपने जितना किया उतना आपको एज अ गिफ्ट मिल जाएगा, बस। तो देखो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और बाकी ये पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दूंगी, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहां से ये मिल जाएगा। और इसमें 59 क्वेश्चंस का सेट है, अच्छे से कर लेना। जिस टॉपिक में फंसोगे या जिस क्वेश्चन में फंसोगे उस टॉपिक को जाकर एक बार क्लियर कर लेना। और मैंने अभी आप लोगों को ये जो टॉपिक बताए हैं प्लीज इसको भी थोड़ा सा देख लेना जाके, और बस जितना हो सकता है उतना करना। ऑल द बेस्ट कल के लिए। आई होप कि आप लोगों का एग्जामिनेशन, आई प्रे कि आप लोगों का एग्जामिनेशन अच्छा जाए, पेपर बहुत अच्छा सेट हो। देखो मैं ये नहीं बोलूंगी कि इजी सेट हो जाए, नो, अकॉर्डिंग टू सिलेबस सेट हो जाए, आप लोग कर लोगे, क्योंकि आप लोग इतने मेहनती होते हो कि इतना तो आप लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग करके जाते हो। आउट ऑफ सिलेबस नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू सिलेबस क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया जाए, आप अच्छे से करके आओगे, पूरा यकीन है मुझे, ठीक है। एक काम करो, अभी आप देखो ना कि हमारे ऐप पर, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर चले जाओ, वहां पर भी मैं दे देती हूँ, वहां पर भी आपको फ्री पीडीएफ में ये वाला पीडीएफ में डाल देती हूँ, ठीक है। तो वहां से ले लो, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि लिंक नहीं दिया हुआ है टेलीग्राम का, ठीक है। तो आप लोग जो है ऐप पर चले जाओ, ऐप को डाउनलोड कर लो, वहां पे फ्री पीडीएफ है, आधे घंटे का टाइम देना मुझे, और उसके बाद में उसको वहां पे अपलोड कर दिया जाएगा, तो वहां से फ्री पीडीएफ में से भी ले लेना। और उसमें लिखा हुआ रहेगा गेस्ट क्वेश्चन ऑफ आगरा यूनिवर्सिटी असेसमेंट फॉर लर्निंग, इतना लिखा हुआ रहेगा, तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लोगे, ठीक है। छोड़ो अभी आप टेलीग्राम छोड़ो, आप ऐप पर आ जाओ, ऐप से ही आप लोग को मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम का लिंक नहीं दिया हुआ है, मैंने देख लिया। चलिए, थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर यू। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो आप लोगों का ये सब्जेक्ट है, ये 80 मार्क्स का है, मतलब रिटन जो है 80 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का ये पेपर होता है, जिसमें से आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट 80 करना होगा। 100 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, 80 क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करना होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट कर लें। किसी को कोई क्वेश्चन है? एग्जामिनेशन आगरा यूनिवर्सिटी का डेफिनेटली आप लोग को जुलाई में ही होने वाला है, सो थोड़ा सा जल्दी से अच्छे से जो है प्रिपरेशन करना है टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, और सभी सब्जेक्ट पर देना। सेकेंड ईयर को ज़्यादा प्रॉब्लम वैसे नहीं होगी, क्योंकि 5 ही सब्जेक्ट है। अगर अच्छे से एक टाइम टेबल बना करके और सही तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और नहीं तो फिर तो बात ही अलग है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ये है आप लोगों का आकलन से। देखो असेसमेंट फॉर लर्निंग में आकलन, मूल्यांकन और आप लोगों का मापन, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, मेजरमेंट, इन तीनों को करना बहुत जरूरी है। इससे क्वेश्चन 100% फिक्स आता है। आंकड़ों के संकलन या विश्लेषण के क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं कहलाते हैं। द सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ डेटा कलेक्शन और एनालिसिस इन विच डिसीजन आर टेकन इन कॉल्ड। मूल्यांकन, मापन, आकलन या परीक्षण।
जिनको इसमें कंफ्यूजन है वो एक काम कर सकते हैं कि आप लोगों को हमारे चैनल पर सेकेंड ईयर में आकलन मूल्यांकन मापन का जो है क्लास करवाया गया है, तो वो जाकर के चेक कर लीजिए, तो उससे आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि तीनों होते क्या है। हाँ बाबू, जुलाई में मैं मेरे को फिक्स करना रहता तो फिर क्या बात थी, अभी बता रहे हैं वो लोग जुलाई में, तो जुलाई में ही है। एमडीयू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड ईयर का बता दीजिए। फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे वाला क्लास आप लोग देखो, वहां पर एमडीयू का सेकेंड ईयर का बताया गया। चैनल पर लास्ट फ्राइडे असेसमेंट फॉर लर्निंग का क्लास जाकर के देखिए, उसमें सेकेंड ईयर का बताया गया है। आंसर क्या होगा? नेहा ने आंसर दिया है ए, कौशल का ए है, प्रीति ने भी ए दिया है, और इनाया ने इवैल्यूएशन बोला ही है, और मुस्कान का भी डी है। गुड आफ्टरनून अंजिल एंड मैम क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग का मटेरियल्स बता दीजिए। मूल्यांकन, यस करेक्ट है, इसका आंसर ए नंबर होगा, इवैल्यूएशन। अब आप लोगों को इन तीनों में अगर डिफरेंस नहीं पता है तो फिर बहुत दिक्कत होगी। आकलन, मूल्यांकन और मापन, इन तीनों में डिफरेंस पता होना जरूरी है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमने क्यों मूल्यांकन, क्यों इवैल्यूएशन किया? बिकॉज ऑफ डिसीजन, निर्णय। तो डिसीजन लेना, डिसीजन जो लेती है वो मूल्यांकन का काम होता है, वो इवैल्यूएशन का जो है काम होता है, इसीलिए इसको जो है हम लोगों ने ए किया है। नेक्स्ट 2 नंबर, आकलन मूल्यांकन की प्रक्रिया है। असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। आकलन मूल्यांकन की प्रक्रिया है, प्रस्तुत, संक्षिप्त, वृहद या उपयुक्त सभी, प्रेजेंटेड, शॉर्ट, लार्ज या सुटेबल ऑल। बताओ, आकलन जो है इवैल्यूएशन का ही प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है? वाइड प्रोसेस है, लिमिटेड प्रोसेस है, कैसा है? नीति निर्देशक तत्व और प्रोविजन के लिए फ्लो चार्ट कैसे बना सकते हैं? सिंपल है, जैसे कि आप नीति निर्देशक मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं, ये लिख रही हो तो इसको सर्कल बना दो, ठीक है, इसमें लिख दो, और इसके बाद सर्कल को इस तरह से करके 3-4 पॉइंट्स लिख दो, हो गया। अगर आप प्रोविजन कर रहे हो तो प्रोविजन भी आपका आर्टिकल के अकॉर्डिंग ही है, तो उसको भी आप प्रोविजन को बीच में, सर्कल के बीच में लिख दो और फिर कर दो, तो इजी है। क्या आएगा? नहीं, ऑल नहीं होगा, इसका आंसर होगा शॉर्ट यानी संक्षिप्त। कौन ऑल बताता है भाई? देखो, असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, प्रस्तुत, प्रेजेंटेड, क्या है इसका मीनिंग? संक्षिप्त, बृहद, उपयोग सभी है। देखो, एक सर्कल में बनाती हूं, ये जो सर्कल दिखाई दे रहा है ये मूल्यांकन का सर्कल है, यानी इवैल्यूएशन का सर्कल है, ठीक है, इवैल्यूएशन का सर्कल है। इस इवैल्यूएशन के सर्कल में ही आपको जो है असेसमेंट का भी एक पार्ट दिखाई देगा, आकलन, एक छोटा सा आकलन, और दूसरे साइड में मापन। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि इवैल्यूएशन का ही पार्ट है आकलन और मापन, तो ये इसके डेफिनेटली संक्षिप्त है, यानी छोटा एक रूप है, बोल सकते हो। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट 3, यदि किसी भी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष और मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसका आईक्यू क्या होगा? आप लोग कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि मैम इसमें इंटेलिजेंस से भी क्वेश्चन रहेगा। हाँ, असेसमेंट ऑफ इंटेलिजेंस है ना, बुद्धि का मापन, वो भी तो आकलन ही है, परीक्षण ही है, तो ये उससे रहेगा आप लोग को। तो आईक्यू यहाँ पे निकालना है। यहाँ पर आप लोग को, इफ द फिजिकल एज ऑफ ए स्टूडेंट इज 10 years एंड द मेंटल एज इज 12 years, देन हिज आईक्यू विल बी, आईक्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? बताओ, 120 कितना है? यदि किसी छात्र की शारीरिक आयु 10 वर्ष है और मानसिक 12 है, तो 12 डिवाइडेड 10 इंटू 100, 0, 120। यस, ये लो क्वेश्चन बहुत पूछता है। यस, बी नंबर आंसर है, करेक्ट। तो आईक्यू निकालने वाला एक क्वेश्चन रहता है, तो हमेशा आईक्यू का फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि कैसे आईक्यू निकलता है, किस तरह से होता है, और निकाल देना है। हाँ, उसमें नंबर्स अलग अलग होंगे, तो ये नहीं कि 120 हम याद करके गए, 120 ऑप्शन में रहेगा, टिक मार दिए, निकाल के एक बार देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है।
यस, गुड। आकलन का प्रकार है, द टाइप ऑफ असेसमेंट इज, आकलन का प्रकार क्या है? योगात्मक आकलन है, उभयनिष्ठ आकलन है, या फॉर्मेटिव आकलन है, या उपयुक्त सभी। असेसमेंट कितने तरह के होते हैं? द फर्स्ट वन है समेटिव असेसमेंट है, कॉमन असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, या ऑल? यस, कौशल 4 का डी, ऑल गुड, यस करेक्ट है। चलो, निम्नलिखित में से सही अनुक्रम है, यह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। निम्नलिखित में से सही अनुक्रम यानी सीरियल जो नंबर है, करेक्ट सीक्वेंस जो है वो पूछ रहा है। परीक्षण, मापन, आकलन और मूल्यांकन। मूल्यांकन, परीक्षण, मापन, आकलन, ये पूरा जो दिया गया, अब आपको बताना है सीक्वेंस क्या रहेगा। बताओ इसमें से। फाइव नंबर का आंसर दो। ए नंबर, इनाया ए में क्या दिया है? टेस्ट, मेजर, असेस एंड इवैल्यूएट। यस करेक्ट है। देखो यहां पर सीक्वेंस वाले में अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग जाकर के जो पीडीएफ दिया गया है या पीडीएफ आपने लिए हो या फिर क्लासेस करवाए गए हैं वो देख सकते हो। सबसे छोटा जो होता है टेस्ट है, ठीक है, फिर उसके बाद से जो है आपका मेजरमेंट आ जाएगा, उसका काम स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद से जो है असेसमेंट का काम स्टार्ट होता है, एंड देन लास्ट में जो है इवैल्यूएशन का काम है यानी मूल्यांकन का काम है। तो इसका सीक्वेंस भी इसी तरह से रहता है। यस गुड। नेक्स्ट, आकलन की विशेषता है, असेसमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मानवीकरण, व्यवहारिकता, उपयोगिता या उपयुक्त सभी। यहाँ पे विशेषता पूछ रहा है आकलन का। पर्सोनिफिकेशन, प्रैक्टिकलिटी या यूटिलिटी या सुटेबल ऑल। क्या आ जाएगा? नीतू 5 का सी दे रही है, 6 का आंसर बताओ। ऑल, इनाया ने दिया ऑल, अंजिल ने ये दिया है, दैट्स व्हाई डी 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 ऑल ऑल। यस, देखो आकलन यानी असेसमेंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो जाहिर सी बात है कि हम ऐसा आकलन करते हैं जो यूटिलिटी हो, जिसकी उपयोगिता हो। अब मुझे जो है आप में बीएड कर रहे हो, ठीक है, तो मैं आकलन यानी असेसमेंट ऐसा करूंगी जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि मैं आपको कितना कहाँ पे पढ़ाऊं या कहाँ पे आपका जो है वीक पॉइंट जा रहा है, कहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसका आकलन करूंगी। अब आप कितना अच्छा रनिंग करते हो उसके आकलन से मुझे क्या फायदा होगा? एक्चुअली में मैं क्या ही उसका कर लूं कि आप रनिंग कितने देर में कहां तक चले जाते हो। तो ऑफ कोर्स जो आकलन यानी जो असेसमेंट होना चाहिए वो यूटिलाइज होने वाला होना चाहिए, जो रिलेटेबल होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स उपयोगिता, व्यवहारिकता, बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी हम देखते हैं। प्रैक्टिकलिटी कहने का मतलब है कि हर चीज जो बच्चे में होना चाहिए बिहेवियर वाइज, असेसमेंट करने के समय पूरा उसका जो पर्सनालिटी, ये सारी चीजें। तो ये पर्सोनिफिकेशन भी आ जाएगा, मानवीकरण। तो इसका आंसर 4। द एरिया ऑफ असेसमेंट इज, आकलन का क्षेत्र है शैक्षिक उपलब्धियों का पता लगाने में, गुणवत्ता का निर्धारण करने में, अनुसंधान करने में। द एरिया ऑफ असेसमेंट इज ट्रैकिंग एकेडमिक अचीवमेंट्स, इन डिटरमाइनिंग द क्वालिटी और इन डूइंग रिसर्च और ऑल। आकलन का क्या एरिया है, क्षेत्र कौन सा है? कहने का मतलब है कि आकलन जो हम करते हैं तो किस किस एरिया में हमें उससे फायदा होता है या यूटिलाइज होता है। ऑल, यस गुड, ऑल। शैक्षिक उपलब्धि यानी कि आपने कितना लर्न किया है, कितना आपने जो है सीखा है, इसके लिए आकलन करते ही हैं। सेकेंड हो जाता है क्वालिटी, कि अगर मैं आपका असेसमेंट कर रही हूँ, मुझे पता चल रहा है 50 में से 45, 47 बच्चे का
अच्छा असेसमेंट आ रहा है, इट मीन्स कि क्वालिटी एजुकेशन मिल रहा है, आप लोग उसको समझ रहे हो और उसका असर आपके ऊपर दिख रहा है। थर्ड नंबर हो जाता है रिसर्च करने में भी फायदा होता है। अगर 50 में से 45 बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो हमें जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वो सही है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर हम उस पर रिसर्च करेंगे भाई, क्यों नहीं हो रहा है। 8 नंबर, the classification of educational objectives was introduced in the following year. शैक्षिक उद्देश्य का वर्गीकरण निम्न वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। एग्जाम जुलाई में है बाबू, बिल्कुल वेट नहीं करना है। आपके ऑप्शंस में है 1946, 1956 और सी नंबर में है 1955। ठीक है, तो इसमें से एक और ऑप्शन देख लेते हैं ना, 55 के अलावा 66 है। यहाँ पे 1955 दिया गया है और 1966 दिया गया, बताओ कौन सा होगा। बी नंबर। अच्छा, कैसे भाई, इतना इंटेलिजेंट कैसे हो गए आप लोग। बिल्कुल आप लोग हो, बी नंबर, यस। ये ब्लूम टेक्सोनॉमी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे एजुकेशनल क्लासिफिकेशन की बात हुई, यानी शैक्षिक उद्देश्य को डिवाइड करने की बात हुई, तो ये ब्लूम टेक्सोनॉमी की बात है। चलो एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछती हूँ, देखती हूँ कौन आंसर दे पाता है। ब्लूम ने, जो बेंजामिन ब्लूम है, उन्होंने एक बुक लिखी थी, एक बुक लिखी थी, उस बुक का नाम क्या है। बेंजामिन ब्लूम ने एक बुक लिखी है और वो इसी के बारे में है, ठीक है, लेकिन उसका नाम क्या है, पूरा बता दो मुझे, देखती हूं कौन बताता है। ब्लूम टेक्सोनॉमी सिर्फ नहीं है, पूरा अच्छे से नाम बताओ। 9 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रश्न में अंकन की वस्तुनिष्ठता अधिक होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ मार्किंग इज मोर। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ऐसे क्वेश्चन में, या लॉन्ग आंसर टाइप में। लघु उत्तरीय, बहुविकल्पीय, निबंधात्मक या दीर्घ उत्तरीय। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन, हाँ ये है, मोहिनी का आंसर आ रहा है, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। मोहिनी ने सही दिया है। चलो आगे दो, इसका दो। बी नंबर एमसीक्यू, लर्निंग फॉर मास्टरी। दूसरे बुक का नाम निकाल रही हो। यस, इसका आंसर हो जाएगा बहुविकल्पीय, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। देखो, वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी का मतलब हो जाता है कि जिसमें कम पार्शलिटी हो, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पक्षपात। पक्षपात रहित, जिसमें जो है पक्षपात रहित, यानी कि पक्षपात कम हो या ना के बराबर हो, तो वैसा कौन सा होता है, बहुविकल्पीय होता है। गुड। नेक्स्ट 10 नंबर, मापन की भूमिका है, मेजरमेंट का क्या रोल है। देखो ये तभी समझ में आएगा जब मेजरमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन क्लियर होगा, तो उसके लिए अब डिस्क्रिप्टिव के लिए तो क्लास होगा नहीं, तो वो क्लासेस ऑलरेडी चैनल पर हैं, वो देख लेना, नहीं तो आपको जहां से भी फाइंड आउट करना, लेकिन कर लेना। मापन की भूमिका है वस्तु को संख्या प्रदान करना, घटना को संख्या प्रदान करना, नियमानुसार संख्या प्रदान करना, या उपयुक्त सभी। Assign a number to an object, assign event numbers, या numbering according to rules, or all. Yes, Inaya, good. Cognitive 6 टाइप्स में है, वेरी गुड। चलो इसका आंसर क्या दे रहे हो आप लोग। शिखा सी दे रही है। यस, इसका डी होगा, मतलब नंबरिंग देना, यानी कि नंबर्स में बात करना, संख्या में बात करना, मेजरमेंट आता है। 11, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया। हु इंट्रोड्यूस द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कॉग्निटिव डोमेन। सिम्पसन, स्पिनर, ब्लूम, क्रेथॉल। सिम्पसन, स्पिनर, ब्लूम और क्रेथॉल, किसने जो है कॉग्निटिव को किया है। यस, न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए होता है, गुड।
नाउ सेवेंथ, ये वाला तो इजी है ना, सेवेंथ वाला ब्लूम टेक्सोनॉमी अच्छे से रट गए हो, रट नहीं गए एक्चुअली में, कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हो, तो ये इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। यस, ब्लूम ब्लूम ब्लूम। चलो इसमें मैं एक क्वेश्चन दूं आपको, देखो अब ब्लूम ने जो है पूरे इसको हमारे उद्देश्य को कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया है, जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है, शैक्षिक उद्देश्य है, उनको कितने भागों में बांटा है? 6, 5, 4, 3, बताओ। पूरा जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है यानी शैक्षिक उद्देश्य को कितने भागों में बांटा है? जुलाई में एग्जाम कब होगा ये नहीं पता है अभी, इसमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर आपको प्रिंस टिकट करवाना है तो आप कॉलेज में अपनी बात करो कि वो लोग कब बोल रहे हैं। एग्जामिनेशन का टाइमिंग जो पता चल रहा है 10 से 15 जुलाई के बीच में हो रहा है, लेकिन वो भी फिक्स नहीं है। 10 से 15 जुलाई भी फिक्स नहीं है, तो मैं कैसे बोल दूं कि हाँ टिकट करवा लो, समझ रहे हो? यही चीज है। कितने भागों में भाई? 3 भागों में, ठीक है, वेरी गुड। सभी का 3 आया, देख करके मुझे अच्छा लगा। चलो एक और क्वेश्चन आपको इसी में से दूंगी अभी मैं। इस बंदे का नाम देख रहे हो, क्रेथाल। क्रेथाल ने जो है कौन सी बोल सकते हो कि कौन से पार्ट को जो है वो क्या बोलते हैं, इजाद किया, इन्वेंट किया है? जैसे 3 कैटेगरी में 3 पार्ट में डिवाइड किया है ना पूरे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को, 1, 2, 3, तो कौन से पार्ट को जो है क्रेथॉल ने इजाद किया है, इन्वेंट किया है? बोलो बोलो कौन से पार्ट को? देखो क्रेथाल नाम जो है वो किस डोमेन से जुड़ा हुआ है, ब्लूम टेक्सोनॉमी के कौन से डोमेन से जुड़ा हुआ है? थोड़ा सा और क्वेश्चन चेंज कर दिया मैंने, इसको स्माइली इमोशनल बोलते हैं बाबू, अफेक्टिव, यस, अफेक्टिव वर्ड यूज करना, हाँ भावात्मक, सही है लक्ष्मी, ठीक है, क्रेथॉल का। सिम्सन ने किसको किया है? सिम्सन ने किसको किया है? सिम्सन भाई साहब का भी बता दो, वो तो बुरा मान जाएंगे, तो पता चला वही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में। सिम्सन ने किसको किया है, कौन सा डोमेन है? अफेक्टिव डोमेन तो क्रेथॉल ने कर दिया। बोलो बोलो बोलो, सिम्सन ने किसको किया है? साइकोमोटर। कीर्ति का आंसर सबसे पहले आया, ठीक है इनाया, यस साइकोमोटर। अब एक और क्वेश्चन इससे रहेगा मेरा, क्योंकि मुझे पता है कि इससे इसी तरह का क्वेश्चन रहेगा। सिम्सन ने जो साइकोमोटर का इन्वेंशन किया या उसके बारे में बताया, वो कौन से ईयर में बताया है? साइकोमोटर को वो किसने, हाँ मनोविश्लेषणात्मक, कौन से ईयर में बताया है? बिल्कुल सही है लक्ष्मी आपका, कौन से ईयर में बताया है? सिम्सन ने जो साइकोमोटर के बारे में, डोमेन के बारे में जो है बताया, वो कौन सा ईयर था? ईयर भी याद करना होगा, ईयर वाला क्वेश्चन भी रहता है। बता दो सिम्सन भाई साहब के बारे में बता दो। 1969, गुड, इसमें भी कीर्ति ने दिया 1969, ठीक है। अब ये क्रेथॉल भाई साहब ने जो किया है अफेक्टिव डोमेन जो आपने बताया, ये कौन से ईयर में किया है? इनका ईयर कौन सा है? नहीं लक्ष्मी, साइकोमोटर 1969 है, और ये अफेक्टिव डोमेन जो है वो 1969 होगा, 1964 होगा, सॉरी। क्रेथॉल अफेक्टिव डोमेन 1964 और सिम्सन का 1969, और ब्लूम वाला जो कॉग्निटिव है 1956, ठीक है, एकदम कंफ्यूज नहीं होना इसमें। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इतना हो गया। निम्नलिखित में से किसमें सीखने की स्थायी कठिनाई की जांच की जाती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट लर्निंग डिफिकल्टीज आर चेक्ड? रचनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं? फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, या नन ऑफ दिस?
क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग परमानेंट लर्निंग डिफिकल्टीज आर चेक्ड। परमानेंट लर्निंग डिफिकल्टीज चेक की जाती है कौन से में? यस, अब आप लोग का क्लियर है। कीर्ति बोल रही है समेटिव, ठीक है। स्माइली बी समेटिव, ठीक है। रितिका बोल रही है निदानात्मक। शिखा सी। प्रीति का भी समेटिव है। वाह वाह, दो सब अपने आप को एक एक थप्पड़ मार लेना जो लोग भी समेटिव बोले हैं। इसका आंसर क्या है? सी नंबर है, निदानात्मक, डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक टेस्ट में हम लोग पता करते हैं कि प्रॉब्लम क्या है, डिफिकल्टीज क्या है, उसको चेक करते हैं। समेटिव तो एंड ऑफ टर्म में होता है, पूरा सिलेबस खत्म हो गया तो समेटिव हो गया। तो समेटिव कहां से हो जाएगा? सी होगा। मिस्टेक इसमें करोगे, मुझे तो लगा कि इजिली बोलोगे आप लोग। 13, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्नों का मूल्यांकन करते समय वस्तु बनाए रखना कठिन है? ऑब्जेक्टिविटी होगा। वस्तु मतलब कि ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, ठीक है। बनाए रखना कठिन है। इन इवेल्युएटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इट इज डिफिकल्ट टू रिटेन द ऑब्जेक्ट। निबंधात्मक प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति, मिलाने वाले प्रश्न, बहुविकल्पात्मक प्रश्न। ये ऐसे क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, या यहां पे डी नंबर में एमसीक्यू है? बोलो किसमें बनाए रखना कठिन होगा, डिफिकल्ट होगा? ऐसे क्वेश्चन में, है ना? यस, हमेशा याद रखना। मैम बीएड सेकेंड ईयर अवध यूनिवर्सिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए प्लीज। अवध यूनिवर्सिटी का आप लोगों के लिए मैराथन लास्ट ईयर करवाया गया था, वही आप लोग देख लो, वहां पर आप लोगों को मैराथन का पूरा क्वेश्चन बताया गया है। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सही है, करेक्ट। 14, छात्र के प्रदर्शन को इंगित करने वाला एक मात्रक है। A unit used to indicate the performance of a student is measurement, report, grade या टेस्ट। मतलब कि बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा हुआ उसको बताने वाला इन चारों में से कौन सा होता है? मात्रक पूछा है, याद रखना, मात्रक पूछा है, यूनिट पूछ रहा है, ठीक है। इसमें मिस्टेक नहीं करना। यस, सी नंबर होगा क्योंकि इसमें यूनिट पूछा है, करेक्ट। चलो यही लास्ट क्वेश्चन था, 14 क्वेश्चन था। अब इस 14 में से मैं आपको इतना बता सकती हूं कि 4-5 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पहले भी पूछे गए थे और आगे आने के भी चांसेस हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ ये नहीं देखना है कि हम कितना क्वेश्चन करें, ये देखो कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन करवाया जा रहा है। वो टॉपिक को आपको मेंशन करना है और उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। वो टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है। और जो रेस्ट ऑफ स्टूडेंट है जिन लोगों का एग्जामिनेशन हो रहा है, एमडीयू है, आईजीयू है, इन लोगों के लिए जो है आपको टेलीग्राम पर गेस्ट क्वेश्चन और जो नोट्स है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो सारी चीजें आपको टेलीग्राम पर दी जाएगी आज। क्योंकि आज तो एक पेपर हो गया कंटेम्प्रेरी का, अब आप लोगों का पेडागोजी पेपर है 2, फिर उसके बाद चाइल्डहुड है, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी। हाँ प्रीति, और ये रॉन्ग ना आपकी गलती की वजह से हुआ है, थोड़ा सा आप ये कर गई। अब कैसे मतलब निदानात्मक को समेटिव दे सकते हो, मैं नोटिस कर रही हूं आप लोगों को। नहीं बाबू, 100 क्वेश्चन एक दिन में पॉसिबल नहीं है क्योंकि बाकी सारे भी क्लासेस रहते हैं। तो हम लोग इसी तरह से 20, 25, 15, 20 क्वेश्चन करेंगे, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके एक्सप्लेनेशन के साथ, और उसका टॉपिक आपको जो है करना है। मैं आपको अभी भी बोलूंगी 100 कि आप 1000 कर लो, 10,000 क्वेश्चन कर लो, डिस्क्रिप्टिव क्लियर करके नहीं जाओगे, मुश्किल है निकालना, मुश्किल है। तो डिस्क्रिप्टिव पढ़ना जरूरी है। अब यहाँ पर हमने क्या क्या देखा है
कि हमें असेसमेंट को क्लियर करना है, इवैल्यूएशन को क्लियर करना है, मेजरमेंट को क्लियर करना है एंड ब्लूम टैक्सोनॉमी देखना है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये पूरे आज के क्लास में 4 से 5 टॉपिक जो है कवर किए गए हैं और ये 4 से 5 टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट करना है। यस नेहा, आपका नहीं हुआ। ये 2-3 जो थी ना, ये लो स्माइली और ये प्रीति, इन सभी का रॉन्ग हो रहा था। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो आप उसको ध्यान रखोगी और उसको इसमें मिस्टेक नहीं होगा, मुझे पता है। तो कल मिलेंगे और कल क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन का क्लास करेंगे और क्रिएटिंग का जो है प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं बता देती हूँ, हम लोग बहुत जल्दी ये नेक्स्ट वीक भी हम लोग यही सारे क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन उसके बाद जो है हम लोग PYQ पे स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना जरूरी है। आ जाएगा, राजस्थान का वैसे जुलाई में ही एग्जामिनेशन होता है, थोड़ा सा टाइम अब वेट कर लो, आ जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू। हेलो एवरीवन, असेसमेंट फॉर लर्निंग का आप लोगों का एग्जामिनेशन जो है बीएड आगरा यूनिवर्सिटी का वो देखने को मिलने वाला है। तो आगरा यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर का असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए इंपॉर्टेंट और फिक्स टॉपिक, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में, आप एग्जाम देने जा रहे हो असेसमेंट का, उससे पहले ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है टॉपिक के लिए कि ये टॉपिक से कंफर्म क्वेश्चन रहने वाला है और साथ साथ में क्वेश्चंस के लिए ये पीडीएफ, फ्री पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। ये आप लोगों को क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है असेसमेंट फॉर लर्निंग का, इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन रहेंगे ही रहेंगे, ये एकदम मान लो, क्योंकि ये कंफर्म टॉपिक रहते हैं, ये टॉपिक कभी भी स्किप नहीं होता है। तो चलिए स्टार्ट करें। उससे पहले फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट कर देना, जिससे जब भी कोई अपडेट आगरा यूनिवर्सिटी या बीएड से रिलेटेड आप लोगों को दी जाए तो इमीडिएट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। अगर आप लोगों को अगर तैयारी करने में, आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन करने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कहीं और कुछ भी दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप ऐप पर जाइए, कैटलिस्ट सोनी ऐप पर, वहां पर सब कुछ आपको दिखाई दे देगा। जो चीज आपको लेना है, एमसीक्यू नोट्स लेना है, आपको जो है डिस्क्रिप्टिव नोट्स लेना है, कंबाइंड लेना है, डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू दोनों लेना है, पैडागोजी का लेना है, जिसका लेना है वो सभी चीजें आपको अवेलेबल है। चलिए, सभी से पहले हम लोग अभी पहले तो क्वेश्चन में करवाऊं, उससे पहले मैं कुछ टॉपिक्स बता दूं। असेसमेंट फॉर लर्निंग में जो टॉपिक्स है, ब्लूम टैक्सोनॉमी कंफर्म है। अब 1-2 क्वेश्चन ब्लूम टैक्सोनॉमी से नहीं रहता है, 8 से 10 क्वेश्चन ब्लूम टैक्सोनॉमी से रहते हैं, तो वो कंफर्म मानो। दूसरा टॉपिक एनसीएफ है, वो आप लोगों को कंफर्म रहेगा। आरटीई एक्ट है, कंफर्म टॉपिक है। अब इन तीनों के अलावा जो है आप लोगों का जो सिलेबस है, असेसमेंट है, फॉर्मेटिव है, फॉर्मेटिव और समेटिव असेसमेंट है, सीसीई है, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, इन सभी टॉपिक से भी क्वेश्चन रहेगा। तो आज कुछ टॉपिक्स और उसके क्वेश्चंस हम देखेंगे, आपको मैं बताऊंगी क्या क्या इसके आंसर हो सकते हैं, कैसे करना है, ये सारी चीजें। चलो, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो अब पहला जो आप लोगों को क्वेश्चन दिखाई देगा वो ब्लूम टैक्सोनॉमी से ही है। पहले हम लोगों ने 10 क्वेश्चन ब्लूम टैक्सोनॉमी को लेकर के रखा हुआ है। यहां पर स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन की शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न वर्ष में प्रस्तुत किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव ब्लूम टैक्सोनॉमी से है, ये कब किया गया था? तो 1956 में किया गया था, 1956 में। और ये भी याद रखना, ब्लूम टैक्सोनॉमी जो है 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। ये बिल्कुल क्वेश्चन कंफर्म मान के चलो कि रहेगा। 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आप लोग का कॉग्निटिव है, जिसको कि हम संज्ञानात्मक बोलते हैं, संज्ञानात्मक। और दूसरा हमारा भावात्मक होगा, जिसको कि हम अफेक्टिव बोलते हैं, यस, भावात्मक, अफेक्टिव बोलते हैं। एंड थर्ड हमारा साइकोमोटर होता है। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, साइकोमोटर या फिर आप इसको जो है मनोशारीरिक बोल सकते हो। तो ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों के 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब ये तीनों पार्ट को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के द्वारा जो है इनको जन्म दिया गया है। जैसे कॉग्निटिव का है तो ये ब्लूम ने ही दिया है 1956 में। भावात्मक का अगर है तो ये आपका क्रेथवॉल और मारिया का है 1964 में। और साइकोमोटर है तो ये सिम्पसन है 1969 में। ईयर वाइज बिल्कुल याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये तो एक क्वेश्चन हुआ जिसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए कि इससे रिलेटेड 3 क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्वेश्चन आगे है ही, संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, जिसके बारे में मैंने अभी बताया, सिम्पसन, स्पिनर,
बेंजामिन एस ब्लूम, तो ऑफकोर्स ब्लूम ने किया है, और कब किया है, डेट भी याद रख लेना, 1956 में। ठीक है, अब तीनों पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को घुमा फिरा कर रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न विश्लेषण व मूल्यांकन जैसे उच्चतर संज्ञानात्मक कौशल का आकलन करेगा, मतलब आपका एनालिसिस और इवैल्यूएशन करेगा। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर सीटेट में पूछे जाते हैं, लेकिन एक दो क्वेश्चन हो सकता है कि आगरा यूनिवर्सिटी में टफ रहे, इसकी वजह से ये हम लोगों ने डाला है। तो यहाँ पर आप लोग के अपने क्षेत्र में आप निजी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बीच क्या अंतर पाते हैं, अंतर आप करेंगे कि प्राइवेट एंड आपका जो है गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है वो, या नागरिक अधिकार अधिनियम को प्रस्तावित करेंगे, या भारत में कितने राज्य हैं, या विधानसभा। डेफिनेटली हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, एनालिसिस करने की बात हो रही है, विश्लेषण की, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्य जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना, रचना करने से है? तो अब ये सारी चीजें मानसिक है, यानी मेंटल है, तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा, संज्ञानात्मक आ जाएगा। सिंपल एकदम। समझ, एक बार अगर टेक्सोनॉमी को समझ गए हो तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी, आप इजीली उसको जो है इसका आंसर करते चलोगे। निम्न में से कौन सा कौशल उच्च श्रेणी चिंतन नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हायर ऑर्डर थिंकिंग? देखो इसको मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं। ये जो ब्लूम टेक्सोनॉमी का संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव डोमेन है, ये पूरा जो है 6 पार्ट में है। कितने इसके लेवल हैं, स्टेजेस है? 6 है। ठीक है, 1, 2 और 3। तो ये जो 3 है, 3 इसमें निम्न है, ये जो 3 है ये आपका निम्न है, और बाकी जो 3 है उसको उच्च स्तर में काउंट किया जाता है। ये बाकी उच्च स्तर का है यानी हायर का है, और इसको निम्न में किया जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से उच्च का नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा प्रत्यास्मरण यानी रिकॉल। ये क्रिएशन, इवैल्यूएशन, एनालिसिस, ये तीनों में आते हैं। और नीचे में आप लोगों का आ जाता है नॉलेज यानी कि ज्ञान, फिर उसके बाद से अंडरस्टैंडिंग ये, और यहाँ पर आप लोगों का आ जाता है अप्लाई यानी एप्लीकेशन। ये 3 जो है निम्न स्तर में आते हैं और बाकी 3 उच्च में आते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका रह सकता है। तो आंसर 4 नंबर। ब्लूम की टेक्सोनॉमी की पदानुक्रमिक व्यवस्था यानी कि हायरिकल, पूरा लाइन से, ठीक है, इज अ हायरिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ संज्ञानात्मक उद्देश्य, कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, अचीवमेंट गोल्स, पाठ्यचर्या संबंधी घोषणा, पठन कौशल। जाहिर सी बात है कि संज्ञानात्मक उद्देश्य में है, कॉग्निटिव में है, तो ए नंबर हो गया। नेक्स्ट 7, इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेंगे। यह किस ज्ञानात्मक उद्देश्य है? देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास से है। अगर बच्चा उसको समझ लेगा तो इसमें से जो है कौन सी चीजें बच्चा करेगा, यही आप लोगों को जो है पूछ रहा है। सिंपल है। तो अगर इस इकाई के पूर्ण होने पर शिक्षार्थी कहानी की मुख्य घटनाओं को व्याकरण शुद्ध रूप में संक्षिप्त कर सकेगा, यह कौन सा ज्ञानात्मक होगा? आपका आ गया मूल्यांकन, कॉम्प्रिहेंशन, ज्ञान का प्रयोग या संश्लेषण। तो बच्चा कब उसको समराइज कर पाएगा, उसको छोटा अपने तरीके से कर पाएगा? जब वो समझ लेगा। तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी हिंट दे दिया था समझाने के टाइम में, तो आंसर इसका 2 नंबर हो जाएगा। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है, द डूइंग एस्पेक्ट ऑफ, सीखने के गतिक यानी कॉग्निटिव क्षेत्र में करना है, ठीक है, और सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, या सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। सबसे पहले तो बात याद रखना, करना, डूइंग। साइकोमोटर जो हमारा है, जिसको सिम्पसन ने 1969 में किया है, उसका इन्वेंशन किया है, साइकोमोटर में है कि फिजिकल एक्टिविटी आपका रहेगा, फिजिकल एक्टिव होकर के जो है चीजों को आप करोगे या सीखोगे, ठीक है। तो इसमें जो पूछ रहा है कि द डूइंग एस्पेक्ट जो है किस में आएगा, तो जाहिर सी बात है कि आपका कॉग्निटिव में आ जाएगा, 1 नंबर में जो है ये आ जाएगा, ठीक है। एकदम क्वेश्चन को समझते हुए अगर करोगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर नहीं समझोगे कि भाई साइकोमोटर क्या है, संज्ञानात्मक क्या है, भावात्मक क्या है, तो फिर प्रॉब्लम है। एक छात्र अपने साथी समूह के प्रति अपने व्यवहार में आक्रामक है और विद्यालय के नियमों का पालन नहीं करता, तो उसको कहां पे हेल्प मिला? अब अग्रेसिव है, नेचर उसका अग्रेसिव हो गया, तो उसको किस में हेल्प की जरूरत है? इमोशन है ये, है ना। तो इमोशन वाली चीजें किस में आ जाएगी? भावना में, फीलिंग्स में। तो यहाँ पे देखो फीलिंग वाला कौन सा है? अफेक्टिव डोमेन, ये 4 नंबर।
सिंपल। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां पर परिभाषित किया जा सकता है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोगों का आगरा यूनिवर्सिटी में आया हुआ है, तो ये याद रखना, विद्यालय एवं कक्षा में यानी क्लासरूम में बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकता है। जनरली बच्चा प्लेग्राउंड करके आता है, लेकिन यहाँ सीखने की बात है, इसीलिए क्लास करके आओगे। निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है, सीखने का इसमें से कौन सा बोल सकते हो कि डोमेन है, ठीक है, जो डोमेन की हम अभी बात कर रहे थे, तो आपका भावनात्मक डोमेन है यानी अफेक्टिव डोमेन है। What are 3 domains of Bloom taxonomy? ब्लूम टेक्सोनॉमी का कौन सा 3 डोमेन है, अभी मैंने बता ही दिया है, जहां पे वो तीनों मिलेगा वहां पे टिक कर देना, आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, है ना, संज्ञानात्मक, भावात्मक और साइकोमोटर। इज ब्लूम्स लेसन प्लान बेस्ड? ब्लूम की पाठ योजना प्रस्तुतिकरण पर डिपेंड करेगी, विषय वस्तु पर, उद्देश्य पे। तो आपको भी पता है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी डिपेंड करेगा उद्देश्य पे, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव को जो है डिफाइन कर रहा है। अब यहाँ पे आपको एनसीएफ से क्वेश्चन रहेगा, मैंने बताया ना, ब्लूम टेक्सोनॉमी, एनसीएफ, आरटी एक्ट, ये कंफर्म टॉपिक्स है, ये सब आप लोग को बिल्कुल कर लेना है। तो ब्लूम टेक्सोनॉमी वाला क्वेश्चन समझ में आया है, नहीं आया एक दो बार और रिपीट कर लेना, ठीक। अब यहाँ पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क से देखो, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 का उत्तरण निम्न में से किससे हुआ है, किससे लिया गया। मैंने इतनी बार ये क्वेश्चन करवा दिया, सभ्यता और प्रगति, और इसके जो राइटर थे वो थे हमारे रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो याद रखना है, रविंद्रनाथ टैगोर के रचना से ली गई है, और उस रचना का नाम सभ्यता और प्रगति वहां से उठाया गया, एकदम ये याद रखना है, ठीक है। यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है, मतलब कि राष्ट्रीय एनसीएफ के अकॉर्डिंग 5 सिद्धांत बनाए गए, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा आएगा। ज्ञान को स्कूल के बाहर ही जीवन से जोड़ना, कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड, यस ये है, तो यस कर देंगे। पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, स्टडी फ्री फ्रॉम रोड सिस्टम, ये भी है। फिर आपका आ जाता है परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल बनाना, ये भी हो जाता है। तो इसका आंसर हम 4 नंबर में टिक कर देंगे कि ये तीनों जो है हमारे एनसीएफ 2005 से इन्फ्लुएंस्ड है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन है, मतलब जो सिद्धांत है 5 सिद्धांत है। देखो एनसीएफ 2005 के बारे में कुछ फैक्ट्स याद रखो। सबसे पहले तो इसके जो कमेटी बनी थी, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो यशपाल जी थे, ठीक है, प्रोफेसर यशपाल कमेटी के नाम से जाना भी जाता है, तो एक उनका नाम याद रख लेना है। दूसरा जो है कि इसमें लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि सीखना जो है बिना बोझ के, ये सूत्र, ये फॉर्मूला के बेस पे ये काम किया गया, ठीक है। ये फॉर्मूला यहाँ इजाद नहीं हुआ है, लेकिन इसके ऊपर काम किया गया है, ठीक है। एक ये नेक्स्ट है कि इसमें रोट मेथड को साइडलाइन किया गया है, जो बच्चे को सिखाया जा रहा है उसके रियल लाइफ से कनेक्ट करने की बात कही गई है, और इसमें इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन पर भी काम हुआ है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत इसमें सत्य है, सही है। पहला है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, तो नहीं, ये बिल्कुल नहीं बोला गया है कि बुक सेंटर्ड जो है करिकुलम दिया जाना है, तो ये तो नहीं है। अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए, ऐसे टॉपिक्स को रखना चाहिए जो कि बच्चों को समझ में ना आए। स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए, तो यहाँ पर तीसरा नंबर तो हमें मिल गया, तो हम तो इसमें टिक कर रहे हैं, इसका आंसर 3 नंबर हो जाएगा। 4 नंबर बोलता है ऐसी अधिभावी पहचान की अवहेलना करनी चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो, तो यहाँ पे आंसर 3 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें एनसीएफ में 2005 एनसीएफ के अनुसार सीखना एक, लर्निंग एक क्या है, नॉलेज कंस्ट्रक्शन है, या फिर जो है नॉलेज ब्लॉकिंग प्रोसेस है, या सीखना व्यक्ति विकास के लिए प्रभावित है। तो याद रखना नॉलेज कंस्ट्रक्शन है, ज्ञान निर्माण के लिए जो है रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षा को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है, एजुकेशन को किस प्रकार जो है प्लानिंग करने की आवश्यकता बताई गई है।
अभिरुचि के अनुरूप यानी कि अकॉर्डिंग टू टेस्ट बच्चों के, आर्थिक स्तर के अनुरूप, सामाजिक स्तर के अनुरूप, या फिर जो है शारीरिक स्तर के अनुरूप। देखो यहां पर आपको बताया जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू 2005 एनसीएफ 2005 हाउ एजुकेशन नीड्स टू बी प्लान इन चाइल्ड सेंटर पैडागोजी। तो अभिरुचि के अनुरूप यानी बच्चों की अभिरुचि के अनुरूप, या आर्थिक स्तर के, या सामाजिक स्तर, या फिर तो डेफिनेटली चाइल्ड सेंटर है तो बच्चों के टेस्ट के अकॉर्डिंग या बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि रखा जाना चाहिए। देखो इसी तरह के क्वेश्चंस है, मैं ये पीडीएफ आपको बिल्कुल दे दूंगी, आप देख लेना। बच्चों की शारीरिक एवं मनोसामाजिक विकास के लिए निम्न में से क्या जरूरी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल? योग, औपचारिक खेल, अनौपचारिक खेल, या उपरोक्त सभी? तो डेफिनेटली इसमें ऑल हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन में तो प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके आने के चांसेस रहेगा। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। टीचर्स की भूमिका यानी टीचर्स का रोल फैसिलिटेटर का बोला गया है, यानी फैसिलिटी प्रोवाइडर, जो बच्चों को सुविधा दे या फिर पथ प्रदर्शक हो, गाइड करे, ऐसा ही रोल है। तो यहां पर देखोगे एक उत्प्रेरक के रूप में, तो एज अ कैटलिस्ट, यहाँ पे वर्ड कैटलिस्ट यूज किया गया है, तो कैटलिस्ट करोगे। कैटलिस्ट का मतलब होता है मोटिवेटर, जो कि बच्चों को मोटिवेट करे। ठीक है, इसी तरह से ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको आगे लेकर के चलती हूँ, ये सारा क्वेश्चन आप लोग देख लोगे, पीडीएफ बिल्कुल आपको मिलेगा, और बिल्कुल इसको एक बार रिवाइज जरूर करोगे, क्योंकि आंसर सब इसमें दिया गया है। मैं ये सारे क्वेश्चंस आप लोग को ऑलरेडी करवाया भी गया है। अब हम थोड़ा सा आ जाते हैं आरटी एक्ट पे। ठीक है, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का बालक को अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। तो इसका आंसर जो है आप लोग एकदम अच्छे से देख लो, पल्स पोलियो कार्यक्रम हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आप लोग का रहा। शिक्षा बिना बोझ के, यही वाला क्वेश्चन मुझे देखना था, शिक्षा बिना बोझ के सूत्र वाक्य सर्वप्रथम किस रिपोर्ट में? ये देखो एनसीएफ 2005 में ये एक फॉर्मूला रखा गया है कि एजुकेशन विदाउट बर्डन दिया जाएगा, लेकिन ये फॉर्मूले का इजाद यानी इस फॉर्मूले की शुरुआत जो है हुई है आपको यशपाल कमिटी 1993 में, याद रखना 1993 में स्टार्ट हुई। यहीं पे कंफ्यूज नहीं होना, इसलिए मुझे करवाना था, क्योंकि इसका क्वेश्चन आरटी एक्ट में मिलेगा और आप लोगों को 2005 एनसीएफ में आएगा, तो 2005 एनसीएफ बनाया गया इस फॉर्मूला के ऊपर। ठीक है, आरटी एक्ट 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो देखो दो तरह का क्वेश्चन इसमें रहेगा। व्हेन डिड आरटीआई एक्ट 2009 कम इनटू फोर्स इन इंडिया? तो लागू अगर होने की बात होगी तो 1 अप्रैल 2010, और अगर बोलेगा कि कब पास हुआ या फिर कब बना, बनने की बात आएगी, कब बना, तो अब आप याद रखना इसका है 2009, ईयर देगा उस समय 2009, क्योंकि ये बना तो प्रोसेस में चलता ही रहा है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का 1 अप्रैल 2010। आरटी एक्ट 2009 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? ये तो आप लोग का यहाँ पे 7 अध्याय, 38 धाराएं और 1 अनुसूची है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको रखने हैं, ये भी देख लो, इसको भी आप लोग देख लेना है। और अब मैं थोड़ा सा आप लोग को असेसमेंट वाले क्वेश्चन में लेकर के चल रही हूं, वहां पर भी देख लेना है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट सेट किए गए, स्पेशली आप लोगों के टॉपिक के अकॉर्डिंग बनाया गया है। अब ये आप लोग पढ़ लोगे तो समझ में ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। मुझे यहाँ पे वीडियो लंबा करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग का टाइम सेव करना है, बस ये मैं बता रही हूँ कि ये पीडीएफ इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए, यहां पर है आंकड़ों के संकलन या विश्लेषण के क्रमबद्ध प्रक्रिया जिसमें निर्णय लिए जाते हैं कहलाता है। जहां भी डिसीजन लेने की बात आएगी उसको हम मूल्यांकन कहेंगे। ये आप लोगों का अब असेसमेंट सिलेबस से क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का आ जाएगा आकलन मूल्यांकन की प्रक्रिया है। आकलन असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन, ये आ जाएगा शॉर्ट, यानी आकलन यानी असेसमेंट इज अ शॉर्टेंड फॉर्म ऑफ इवैल्यूएशन। ठीक है, बी, ये आप लोग का असेसमेंट का ये जो है पूरी तरीके से सेंटेंस वाला रहेगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेना, मे बी मैच कर जाए, लड़ जाए। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में मैं मे भी बोलूंगी, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चंस में चांसेस बिल्कुल है। तो ये इरविन का है। आकलन का प्रकार है तो ये ऑल में आ जाएगा। ठीक है,
ये मैंने करवाया है वैसे एक वीडियो, इसी की वजह से मैं इसको जल्दी जल्दी ले जा रही हूँ कि अभी 2 से 3 दिन पहले अगर आप जाके देखोगे तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, इंपॉर्टेंट था तभी करवाए थे, और अभी कंबाइंड आपको एक जगह पे मैं सारी चीजें दे रही हूँ ताकि आप यहां से भी कर लो। जहां समझाने वाली चीजें रहेंगी वहां पे मैं बिल्कुल आपको रुकवाऊंगी। ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, मापन की भूमिका है, ठीक है, तो ऑफकोर्स मापन यानी मेजरमेंट जो है होता है संख्या में बताना। देखो एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको समझा देती हूँ, हमारा जो 3 रहेगा, एक हमारा रहेगा मूल्यांकन, ठीक है, और दूसरा हमारा रहेगा आकलन, ठीक, और तीसरा हमारा रहता है मापन, ये 3 है। तो ये बात याद रखना कि ये मापन जो है ये सिर्फ नंबर्स में जो है रिजल्ट देता है, इसका काम है नंबर्स, इसीलिए इसको परिमाणात्मक बोलते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव बोलते हैं इसको। मापन हमेशा क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव, ठीक है, और आकलन जो है एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है, फिर उसके बाद जो प्रॉब्लम होते हैं उसका सॉल्यूशन निकालता है, एनालिसिस करने का इसका प्रॉब्लम ये है, काम है, इसीलिए ये गुणात्मक होता है, इसको हम क्वालिटेटिव बोलते हैं, क्वालिटेटिव, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में भाई, गुणात्मक, ठीक है। और हमारा जो मापन है, मूल्यांकन है, क्योंकि ये दोनों इसी के पार्ट है, तो मूल्यांकन यहाँ पर दोनों हो जाता है, यानी आप लोगों का जो है क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों, और इसका काम है डिसीजन लेना, उद्देश्य को देखना, ऑब्जेक्टिव्स देखना कि कितना ऑब्जेक्टिव्स हमने जो है सक्सेसफुली अचीव कर लिया है, कितना हम सक्सेस हुए, बच्चे कितना जो है लर्न कर पाए हैं, ये पहला हो गया। एंड जब ये पता चल जाता है कि बच्चे ने इतना लर्न किया है, उसके बाद उससे रिलेटेड डिसीजन लेना, फीडबैक देना, ये सब काम इवैल्यूएशन का रहेगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, उसके बाद फंसोगे तो दिक्कत है। ये सीसीई से क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य मुख्य रूप से डैश को बढ़ावा देना है, किसको भाई, बच्चों के बीच प्रतियोगिता को बढ़ावा देगा सीसीई, या फिर बच्चों के बीच अकादमिक उत्कृष्टता को, या समावेशी शिक्षा को, या शिक्षकों के बीच प्रतिस्पर्धा को। तो सीसीई का काम है इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा देना, क्या हो जाएगा, सी नंबर। सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य डैश का मूल्यांकन है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन एम्स टू इवैल्यूएट द, केवल बच्चों का ज्ञान, सिर्फ बच्चों के ज्ञान को इवैल्यूएट करने का काम है, केवल बच्चों का तर्क यानी द रीजनिंग ऑफ अ चाइल्ड ओनली, या केवल बच्चों की समझ या बच्चों के विकास के सभी पहलू। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, बच्चों के हर एस्पेक्ट्स को, चाहे वो फिजिकल हो जाए, मेंटल हो जाए, उनके क्रिएटिविटी से रिलेटेड हो जाए, हर तरह के एस्पेक्ट्स को जो है मापने का काम सीसीई करता है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की सफलता के लिए निम्न में से कौन सा सबसे प्रभावी तरीका है? सत्र की शुरुआत और अंत में मूल्यांकन आयोजित करना, समय की अवधि में बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करना, या बच्चों को समय समय पर लिखित परीक्षा करवाना, या शिक्षणों में केवल बहुविकल्पीय प्रश्न होना। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम इसमें आंसर देंगे, ऑप्शंस पढ़ लिए हम, तो हमें लगता है कि बी नंबर होगा, कि समय की अवधि यानी कि एक समय अंतराल पर बच्चों का जो है आकलन करना और अलग अलग तरीकों से करना ताकि सही आकलन बच्चों का हो सके। नेक्स्ट, सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निगेटिव क्वेश्चन आ गया। यह स्कूल आधारित मूल्यांकन है, इट इज ए स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन, इसमें छात्रों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया है, यह भी सही है। नैदानिक मूल्यांकन इसमें शामिल नहीं है बोल रहा है, या इसके लिए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तकनीकों का उपयोग होता है। तो ये जो बोल रहा है कि नैदानिक मूल्यांकन इसमें शामिल नहीं है, यही गलत है, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट फाइंड करना था, तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। देखो इसमें और भी क्वेश्चंस हैं, ये भी पीडीएफ पूरा आप लोग देखोगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं आप लोगों के लिए, और ये सब देखना। फिर उसके बाद आपको 2020 एनईपी पे क्वेश्चन रहेगा, ये सारा पीडीएफ इंपॉर्टेंट है। और एश्योरिटी अगर आप मेरे से पूछोगे कि मैम इसमें से कितना क्वेश्चन आएगा, मैं बोलूंगी कि 12-15 क्वेश्चन तो डेफिनेटली, मतलब उससे ज्यादा ही आएगा, लेकिन होता है ना कि अपनी बातों से ये ना हो जाए, इसलिए मैं 12-15 बोल रही हूँ, लेकिन इतना मैं बोल सकती हूँ, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इस पीडीएफ से, सिर्फ इस पीडीएफ से।